दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 1 यानी कि सहज फॉर्म को लेके, जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए नोटिफाई कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसे कैसे फाइल करेंगे, किसे इसे फाइल करना है और फॉर्म 16 की हेल्प से हम इजीली ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा एंड तक देखिए। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और ITR 1 से लेके ITR 7 जो कि नोटिफाई हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसका मैंने जिक्र जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी चेंजेस हुए हैं ITRs के अंदर वो मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक साथी के मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो से जुड़ी कोई भी PPT या PDFs चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको इनकम टैक्स से जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए आप सब लोग में जुड़ सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप के और अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज का आंसर भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस CBDT के द्वारा जारी किया गया है। ये टोटल 213 पेज की PDF है। तो इसमें इनकम टैक्स रूल को 12 टाइम अमेंड किया गया है। 11 टाइम जो अमेंडमेंट किया गया था वो 26 AS का नया फॉर्मेट इशू किया गया है। उसे भी हमने 26 AS के नए फॉर्मेट की वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए क्योंकि 26 AS में अब काफ़ी सारी ऐसी डिटेल आने वाली है जो न केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड है बल्कि अदर डिटेल्स जो कि अदर लॉ से भी अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती है तो वो आपके 26 AS के अंदर आ जाएगी। तो नया फॉर्मेट कैसा है 26 AS का आप ज़रूर यहाँ पे देख लीजिए। ITR 1 की, तो ITR 1 में सबसे पहले हमें देखनी है कौन से पर्सन यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कि किसे ITR 1 भरने का हक है। तो ITR 1 के अंदर इंडिविजुअल यहाँ पे ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। साथ में इंडिविजुअल की जो इनकम होनी चाहिए वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि इंडिविजुअल की इनकम जो होनी चाहिए अप टू 50 लाख होनी चाहिए। और यहाँ पे इंडिविजुअल की रेजिडेंशियलशिप के लिए बताया गया कि वो होने चाहिए रेजिडेंट। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट जो हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अदर देन यहाँ पे जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या अदर देन रेजिडेंट है वो पर्सन यानी कि NRIs इस ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 50 लाख के ब्रेकअप के अंदर बताया गया कि आपकी इनकम जो है 50 लाख तक होनी चाहिए। वो इनकम आपकी होनी चाहिए सैलरी से। उसके बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी अगर इनकम है तो वो होनी चाहिए एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। उसके बाद यहाँ से आपके अदर सोर्सेस जो है, अदर सोर्सेस में आपका कोई इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पे अदर सोर्सेस के अंदर ले सकते हैं। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो होनी चाहिए अप टू 5000 रुपीज़। उससे ज़्यादा अगर आपकी है तो आप ITR 1 यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप फाइल कर देते हैं तो वो रिटर्न आपका डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए एक और कंडीशन यहाँ पे डाली गई कि वो यहाँ पे डायरेक्टर नहीं होने चाहिए किसी भी कंपनी के, और इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड जो इक्विटी शेयर है उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे एलिजिबिलिटी हमने देखी कि ITR 1 सहज को फाइल करने के लिए कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट A जो कि जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर देना है। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड आपकी ईमेल आईडी है वो देनी है आपको, एड्रेस। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आप यहाँ पे सेक्शन 139(1) यानी कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जैसे कि अभी ड्यू डेट जो है 30 नवंबर तक कर दी गई है, तो इसमें हम 30 नवंबर तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 30 नवंबर तक ऑन और बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद आपका रिटर्न जो है बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा तो आपको टिक यहाँ पे करना है। अगर आप रिटर्न
ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और उसमें चेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिवाइज रिटर्न डालना है। और उसके बाद अगर आपको कॉन्डमनेशन की वजह से आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस कॉलम के अंदर टिक करना है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो कौन से सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर है या अदर्स, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो आपको यहाँ पे अदर्स पे टिक करना है। और नॉट एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल नहीं हैं आप पे और सिर्फ आपको यहाँ पे फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं नॉट एप्लीकेबल पे। उसके बाद आपको जो है टिक करना है इस रिस्पॉन्स में। आपको यहाँ पे पहले येस और नो सेलेक्ट करना है। आइडियली यहाँ पे नो रहता है, लेकिन अगर आपका येस है, आपका डिफेक्टिव रिटर्न हो गया है या आपको कोई इंटीमेशन आया है, सर्च और सीजर हुआ है, आप पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है जिसके रिस्पांस में आप यहाँ पे नोटिस में इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो आपको इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप अपना रिटर्न रिवाइज करते हैं तो ओरिजिनल रिटर्न की डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। रिसिप्ट नंबर यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको, अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे टिक करते हैं जिसके अंदर आपने रिटर्न फाइल किया है इंटीमेशन आने पे, सर्च एंड सीजर के केस में, तो आपको यहाँ पे जो यूनिक नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर और उस नोटिस का नंबर, वो आपको डेट और नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप यहाँ पे अपना रिटर्न जो है इनकम टैक्स के सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो की वजह से, जो मैंडेटरी फाइलिंग है उसकी वजह से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे येस और नो पे टिक करना है। अब बात आती है कि 7th प्रोविजो क्या कहता है। तो 7th प्रोविजो के लिए मैंने आई बटन पे उस वीडियो को लिंक कर दिया है, या आप मेरी इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट से जाके 7th प्रोविजो के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी 7th प्रोविजो को तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे 7th प्रोविजो के ऑप्शंस बताए गए हैं कि अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया है अमाउंट्स को 1 करोड़ रुपीस के से ज़्यादा, 1 और मोर करंट अकाउंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे 7th प्रोविजन के अंदर मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद अगर आपने कोई भी फॉरेन ट्रैवल किया है जिसमें आपने एक्सपेंस किया है, चाहे आपने ट्रैवल किया हो या किसी और ने ट्रैवल किया हो, तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, अमाउंट देना है और साथ में आपको अपना रिटर्न जो है मैंडेटरी फाइलिंग करना है। उसके बाद अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो हुआ है उस पर आपने एक्सपेंस किया है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे जो है मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है। तो ये बात हुई 7th प्रोविजो की। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे, जो कि बात करता है आपके ग्रॉस टोटल इनकम पे। मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका सैलरी हेड से इनकम। सैलरी हेड से इनकम आपका यहाँ तक कैलकुलेट होगा। इसमें आपको रिक्वायर्ड है फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 आपको किससे मिलता है? फॉर्म 16 आपको मिलता है आपके एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से आपको ये फॉर्म 16 लेना है, उसमें सारी डिटेल आपकी दी हुई होती है। अब उस डिटेल को आपको यूज़ करना है। उसमें आपको दी हुई रहेगी जो सैलरी है आपके एज पर सेक्शन 17(1), तो वो आपकी अमाउंट यहाँ पे डलेगी। अगर आपको कोई भी परक्विजिट दी गई है तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे डालनी है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट आएगा और उसमें से आपको लेस करने हैं अलाउंसेस, जो कि है सेक्शन 10 के, जैसे कि आपके HRA हो गए या आपका कोई भी सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है, CCA है या कोई एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है। तो उसके लिए सैलरीड प्रोफेशनल के लिए मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर कोई भी डिडक्शन है तो वो आपको सेलेक्ट करके उसकी डिडक्शन लेनी है। उसके बाद आपकी डिडक्शन एग्जम्पशन के बाद नेट सैलरी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 16 की डिडक्शन की, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 50,000 रुपीज़ की। उसकी आपको कैलकुलेट यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स, आपने जो पे किया है, एक्सपेंस किया है, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर आती है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की अगर मैं बात करूं जो कि B2 के अंदर आपको देनी है, उसके अंदर आपको देना है सबसे पहले कि आपका हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है।
इन तीनों में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ग्रॉस रेंट जो आपने रिसीव किया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, और उसके रिगार्डिंग जो आपने एक्सपेंस किया, यानी कि अगर आपने टैक्स पेमेंट किया है लोकल अथॉरिटी को तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे जाएगी। फिर आपका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे जाएगी। एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन से आपको लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने जो इंटरेस्ट पे किया है बोरोड कैपिटल पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप यहाँ पे 2 लाख तक का इंटरेस्ट का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, और लेट आउट के केस में जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उसकी रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एरियर रिसीव हुआ है तो एरियर की डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से आप 2 लाख का बेनिफिट जो है सेट ऑफ करने के लिए, अगर आपका कोई लॉस है प्रीवियस लॉस तो 2 लाख तक का लॉस जो है वो आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज के लिए भी जैसे ही आप पोर्टल पे लाइव यहाँ पे फाइल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें आपके अगर फैमिली पेंशन है या आपकी इंटरेस्ट इनकम है, एफडी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो वो सारी आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके स्पेसिफिक डिटेल्स आपको देनी है। अदर इनकम का भी ऑप्शन रहेगा तो अदर इनकम का ऑप्शन आप सेलेक्ट करके उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर इसमें आप सेलेक्ट करते हैं फैमिली पेंशन की इनकम को तो फैमिली पेंशन के लिए डिडक्शन दी जाती है सेक्शन 57(11)(a) की। तो इसमें आप 11(a) के अंदर फैमिली पेंशन का 1/3 आपको यहाँ पे डिडक्शन दिया जाता है, तो वो आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी तीनों हेड की इनकम को मिला के ग्रॉस टोटल इनकम जो है कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं पार्ट सी, जो कि बात करता है आपके डिडक्शंस को लेके। अंदर जो है यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस जो किए गए हैं ITR 1 के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो रिलीफ अनाउंस की गई थी, तो वो यहाँ पे अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2020 तक, तो उसके अंदर आप उस इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंस का बेनिफिट यहाँ पे डिडक्शन के रूप में फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर ले सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे 80C के अंदर डिटेल्स देनी है। 80C से लेके चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है कि कैसे कैसे आप यहाँ पे जो है इस एक्सपेंस को कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। 80D की अगर मैं ये बात करूँ तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में देख पा रहे हैं, डिटेल्स आर टू बी फिल्ड इन ड्रॉप डाउन टू बी प्रोवाइडेड इन ई फाइलिंग पोर्टल। तो आपको यहाँ पे देनी है कि अगर आप सेल्फ पे कर रहे हैं, स्पाउस पे कर रहे हैं, सारी डिटेल आपको देनी है, और इस तरह से आपकी टोटल डिडक्शन आ जाएगी। साथ में आपने 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो भी खर्चा किया है उसकी डिटेल आपको कहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे येस और नो में सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप येस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो DI जो कि शेड्यूल DI यहाँ पे एडिशनली इंसर्ट किया गया है, उसमें एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे देनी है शेड्यूल DI के अंदर। इसके अंदर आपकी ऐसी डिटेल आएगी जो कि आपकी 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 19 तक जो भी आपने एक्सपेंस किया है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आएगी। उसके बाद 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 20 तक जो भी एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट आपने किया है 80C से लेके 80GGC तक, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, और ये डिटेल आपकी आ जाएगी पार्ट C के अंदर। तो टोटल डिडक्शन इस तरह से आ जाएगी। और एग्जेम्प्टेड अगर आपकी कोई भी इनकम है तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल भी डालनी है। पार्ट D के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका टैक्स कंप्यूट जो होता है, कंप्यूटेशन बनती है, वो आपकी आ जाएगी जितना आपका टैक्स पेएबल है। रिबेट अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप यहाँ पे रिबेट क्लेम कर सकते हैं 87A की, जिसको हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इनकम टैक्स लैब में डिस्कस किया है। उसके बाद आपका यहाँ पे टैक्स आफ्टर रिबेट जितना बनता है उस पर आपका सेस लगेगा, टोटल टैक्स लगेगा। यहाँ पे आपका सरचार्ज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी ही 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम वालों के लिए है। अगर आप लेट रिटर्न भरते हैं तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है, आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है, 234B और C का आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं रिटर्न को तो 234F की फ़ी आपको यहाँ पे करनी होगी। और टोटल टैक्स पे जो आपने किया है, जो कि पार्ट आपके F यहाँ पे जो है डिटेल
पार्ट IT उसके अंदर आपको सारी डिटेल देनी है, जो शेड्यूल आपने यहाँ पे टैक्स का अंदर पेमेंट किया है, चाहे वो एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, जिसमें BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर जो आपके चालान से पे किया हुआ है, ये सारी डिटेल आपकी 26AS फॉर्म के अंदर भी आएगी। तो आप वहाँ से भी उसको फॉर्म को भर सकते हैं जो टैक्स आपने पे कर दिया है। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपका रिफंड बनता है, रिफंड के लिए आपके अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट को अगर आपको नॉमिनेट करना है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, आपको जिस अकाउंट के अंदर रिफंड चाहिए। उसके बाद आपकी TDS और TCS की डिटेल यहाँ पे आती है, जो कि शेड्यूल ऑफ TDS है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉर्म 16 के अंदर। जैसे कि सैलरी के अंदर आपका एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट करता है अगर आपका मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से आपका जो सैलरी है वो ज़्यादा है। उसके बाद 16A अदर सोर्सेज से अगर आपकी कोई भी इनकम है, 16C 27D, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे जो है डालनी है, और ये ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म 16 की वजह से फिल्ड आएगी 26AS की वजह से, क्योंकि ये डिटेल आपके ऑटोमेटिकली रहती है। उसके बाद आपको रिटर्न को जो है वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद आपको यहाँ पे जो है रिटर्न को फाइल कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको आपका ITR 1 दिखाई देगा पोर्टल पे। जैसे ही लाइव होगा मैं आपको लाइव फाइल करके बता दूंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेके आऊँ। और ऐसे ही मेरे चैनल पे ट्यूनिंग करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।